तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लेके आए हमारी यूनिट नंबर 4। तो न्यू यूनिट रहेगी बच्चे, तो नए कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम रहेगा बच्चे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन रहेगा हमारी यूनिट का वो रहेगा वर्क। उसके बाद में बच्चे हम एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे हम पावर के बारे में डिस्कस। तो ये यूनिट नंबर जो 4 है हमारी +1 क्लास की बच्चे, हम इसको हल्का हल्का सा पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर। जो फिजिक्स का एक चैप्टर था, नेम भी सेम था, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहां से डीपली पढ़ेंगे और ज्यादा कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे वही टर्म आती है तुम्हारे पास, क्या? वर्क। भाई वर्क क्या होता है? देखिए जो ये वर्ड है वर्क, वर्क जो वर्ड है बच्चे, तो इसको डेली लाइफ के अंदर आप बहुत बार बोलते हो, बहुत बार सुनते हो। कभी लेना एक दिन के अंदर पता नहीं कितने बार हम इस वर्ड का बेटा यूज करते हैं, बहुत बार यूज करते हैं। तो वो जो हम वर्क यूज करते हैं, एक तो वो वाला हो गया। और साइंस के अंदर, हमारी फिजिक्स के अंदर जो वर्क जो होगा वो क्या होगा बेटा, अलग होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी घर पे बच्चा पढ़ रहा है आपके पास, ठीक है, या लर्न कर रहा है या फिर राइट कर रहा है कुछ भी अपनी कॉपी के ऊपर, तो घर वाले उसको कभी भी आवाज देते कि बेटा इधर आइए, तो बच्चा आंसर क्या करता है, क्या देता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करे, कि मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं काम कर रहा हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। तो रियलिटी के अंदर हमारी साइंस क्या कह रही है कि वहां पे वर्क नहीं हो रहा। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो बेटा वर्क की डेफिनेशन क्या रहेगी? देखिए जब किसी भी बॉडी के ऊपर क्या लगे तुम्हारे पास, सम फोर्स एक्ट हो, मान लो यहां पे इस बॉडी के ऊपर मैंने कहा कि फोर्स एक्ट हो रहा है, मान लो यहाँ पे फोर्स एक्ट हुआ तुम्हारे पास, मान लो F मैंने फोर्स लगाया, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये बॉडी पे फोर्स अप्लाई करता हूं बच्चे, तो एक जो बॉडी है वो यहां से डिस्प्लेस होके बच्चे कहां आ जा रही है, मान लो यहाँ पे आ गई, मतलब पहले ए पॉइंट पे थी, अब कहां आ गई, बी पॉइंट पे आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करी है वो कितनी ट्रेवल करी है, S ट्रेवल करी है, ठीक है। तो फोर्स लगने से मेरी बॉडी क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई थ्रू डिस्टेंस S। तो देन वर्क सेट टू बी डन, तब कहा जाएगा कि बेटा यहां पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो मींस किसी बॉडी पे क्या लगे भाई, फोर्स लगे, और फोर्स लगने के बाद बॉडी क्या हो तुम्हारे पास, कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से, तब कहेंगे कि वहां पे आपके द्वारा लगाए गए फोर्स से क्या हुआ है, वर्क हुआ, भी काम हुआ। दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है तो बेटा आप ये कहोगे कि वर्क वहां पे नहीं हुआ। तो मेनली यहाँ पे 2 टर्म्स की बात हो रही है वर्क के अंदर। नंबर 1 फोर्स लगे, और फोर्स लगने से बच्चे क्या हो, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो, बॉडी की क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। तो दोनों के दोनों फैक्टर मिलके आपका क्या बनाएंगे बच्चे, वर्क बनाएंगे। दोनों में डिस्प्लेसमेंट गायब है तो कभी भी वर्क नहीं होगा बच्चे। वर्क क्या बोलोगे आप, 0 बोलोगे, ठीक है। तो यहां पे वर्क की डेफिनेशन ये रहेगी कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे, और फोर्स लगने से बॉडी अब क्या हो जाए, कुछ डिस्टेंस से क्या हो जाए बेटा, डिस्प्लेस हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अनदर डायरेक्शन में भी हो सकती है, उसके लिए हमारा अलग मेथड रहेगा, अलग वे रहेगा बोलने का, वो हम इसके अंदर आगे देखेंगे क्या रहेगा। तो मिस बेटा यहां से चलो वर्क की डेफिनेशन हमने समझ ली भी क्या होता है। तो हमसे ये बोला गया कि वर्क फाइंड आउट कैसे करेंगे, भी कितना वर्क हुआ है, ठीक है, कितना होगा, कितना हुआ था, मतलब ऐसे हमें निकालना हो। तो बेटा उसके लिए एक मैथमेटिकल हमारा एक्सप्रेशन आता है कि क्या रहता है, वो वर्क जो रहेगा तुम्हारे पास बेटा वो क्या रहेगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास जस्ट, ठीक है। रियलिटी में कुछ और बनेगा वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो फोर्स जितना भी आपने अप्लाई किया वो देख लो, और डिस्प्लेसमेंट कितनी वो देख लो, दोनों के बेटा प्रोडक्ट कर दीजिए, वो आपके पास क्या आएगा, वर्क आएगा जी, क्या आएगा, वर्क आएगा। अब यदि ये मान लो मैं आपको ये कह रहा हूं कि कोई भी एक पर्सन था, ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है तुम्हारे पास, एक बहुत बड़ी वॉल को या तुम्हारे पास स्टोन को मान लो क्या कर रहा है, बार बार उसको धकेलने की कोशिश कर रहा हूं, धक्का लगा रहा है। हमें पता है भी बहुत बड़ा पत्थर लिया है, ठीक है, दीवार है, वो कभी भी उसको धकेलने में कामयाब नहीं होगा। तो बार बार वो प्रयास करता रहेगा और बार बार वो फेल होता रहेगा अपने उस मकसद के अंदर। तो वहां पे बेटा वो फोर्स तो बार बार लगा रहा है,
फोर्स तो बार बार लगा रहा है लेकिन वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो यहाँ पे रख के देखना अभी, तो वर्क कितना आएगा अभी, 0 ही आएगा। तो कह देते हैं कि जब भी कोई भी मैन क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है पुश करने की एक वाल को, तब वो वर्क डन कितना करेगा, तो आप कहोगे 0 करेगा, क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। वहां पे यदि दीवार को वो डिस्प्लेस करवा दे तब आप कहोगे भी हाँ अब वर्क हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी है भाई। तो हम घर पे पढ़ रहे थे, ठीक है, हम मम्मी ने आवाज लगाई कि बेटा इधर आइए, हम करेंगे नहीं मेरे को डिस्टर्ब मत करो मैं काम कर रहा हूँ। तो मम्मी ने मान लो फिजिक्स पढ़ी हुई है अच्छे से, ठीक है, तो वो दौड़ी दौड़ी हमारे कमरे में हमारे फटाक से एक थप्पड़ दिया और हम वहां से गिरे नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब हमारी डिस्प्ले। और फिर मम्मी कह रही बेटा अब वर्क हुआ भाई अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो रियलिटी में तभी वर्क होगा भाई, ठीक है, क्योंकि मम्मी का थप्पड़ फोर्स था और हम जो वहां पे खिसके कहीं भी चले गए वो क्या थी, डिस्प्लेसमेंट, तब वर्क हुआ भाई, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारे पास क्या, वर्क की बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। हाँ एक बात और हम बात करें कि जो भी हमने नई क्वांटिटी हमने पढ़ी है अब तक, तो कोई ना कोई क्या रहेगी बच्चे, इसकी एसआई यूनिट भी रहेगी। तो बच्चे एसआई यूनिट की मैं बात करूं वर्क की, वो तुम्हारे पास क्या रहने वाली है बच्चे, जूल रहने वाली है। क्या रहेगी एसआई यूनिट, जूल रहेगी बच्चों, जिसको हम क्या करें कैपिटल जे से डिनोट करेंगे हर बार, ठीक है। 2 जूल वर्क हुआ, 3 जूल वर्क हुआ, 4 जूल, 6 जूल, 9 जूल, ठीक है, ऐसे बोलते रहेंगे। और बेटा सीजीएस के अंदर मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट के अंदर मैं बात करूं तुम्हारे पास वो रहेगी बच्चे अर्ग। क्या रहेगी, अर्ग रहेगी भाई, ERG। क्लियर है। अब देखिए तो नई क्वांटिटी आई है, हमने यूनिट उसकी पढ़ ली सीजीएस में भी और एसआई में भी। अब बात आती है क्या बच्चे इसकी डायमेंशनल फॉर्मूले की, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा। तो वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा F इज इक्वल टू FS। तो बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है MLT-2 होता है भाई, और S डिस्प्लेसमेंट है तो एक लेंथ है, तो लेंथ के लिए आप अकेला L लिखते हो भाई, अकेला L लिखा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, ML2T-2, ये रहेगा बच्चे क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और वर्क की कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका जस्ट क्या होता है तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड होता है। तो इसीलिए बच्चे ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव नो एनी डायरेक्शन। चलिए क्यों नहीं होती डायरेक्शन, क्यों स्केलर बोला गया, कभी सुना है आपने कि भाई मैंने ना ए से लेके बी तक काम किया है भाई, मैंने वहां से लेके वहां तक काम किया, कभी भी हमने नहीं सुना, कोई डायरेक्शन नहीं सुनी मैंने आज तक वर्क की, ठीक है। तो वर्क की डायरेक्शन नहीं होती बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो बच्चे इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं तुम्हारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो चलिए भाई, तो बेटा हमें वर्क निकालना, अब निकालेंगे रियलिटी वाला फॉर्मूला। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास, ठीक है, रियलिटी में। अभी तो पढ़ लिया हमने भाई वर्क निकालना हो तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, डिस्टेंस कर दीजिए, वो आपका वर्क आएगा। चलिए ठीक है अभी कर दें कोई बात नहीं, लेकिन अनदर फॉर्मूला अच्छे वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, वर्क का क्या रहेगा। तो देखो बच्चे, तो वर्क हमेशा, अब जैसे ही मान लो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे रखा हुआ था डस्टर, तो मैंने अपने हाथ से इसके ऊपर फोर्स लगाया भी, मैं इसको इधर खींच के लेके चला गया। तो अब इस डस्टर के ऊपर वर्क हुआ है, किया किसने, मेरे हाथ के द्वारा लगाए गए फोर्स ने वर्क किया यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम कोई भी एक बॉडी लेते हैं मान लो, तो देखिए बच्चे, तो ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है एक, तो इसके ऊपर हमने क्या कर रखा, मान लो यहाँ पे एक बॉडी रख रखी है, यहाँ पे ये बॉडी है मान लो बेटा, कहाँ, मान लीजिए ए पोजीशन के ऊपर आपकी बॉडी है, क्लियर। तो हमने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर क्या लगाया बच्चे, फोर्स लगाया। मान लो यहां से मैंने फोर्स लगा दिया, कितना फोर्स लगाया, मान लो F फोर्स लगाया। क्या लगाया, ना तो मैंने फोर्स वर्टिकली लगाया यहाँ पे, ना मैंने फोर्स क्या लगाया, हॉरिजॉन्टली लगाया। मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बना के क्या किया है, फोर्स लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये मेरे पास क्या है, मान लो बेटा ये ओरिएंटल डायरेक्शन यही वाली है, कहीं भी बना लो पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है, ये बोल दो या ये बोल दो। तो एंगल कितना बना, मान लो थीटा बना, कितना एंगल बना यहाँ पे, थीटा एंगल बना। तो देखिए बच्चे, तो मान लीजिए जब जैसे मैंने F फोर्स से मेरी बॉडी वैसे खींचा, मैंने इस तरफ ऐसे खींचा, तो मेरी बॉडी यहां से उठ के बेटा कहां आ गई, मान लो यहां आ गई।
और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, मान लो आपके पास ये एस डिस्टेंस क्या किया उसने ट्रेवल किया है यहाँ पे, ठीक है। दोनों बॉडी के सेंटर से ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लियर। तो अब देखो, तो बच्चे चलो भी हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता चल गई, एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है यहाँ से यहाँ नहीं, मतलब बी पॉइंट पे यहाँ है। तो बड़े यहाँ क्या किया मैंने, फोर्स के कंपोनेंट को फोर्स को मैंने 2 कंपोनेंट में क्या कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। वन जो कहां रहेगा तुम्हारे पास, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग रहेगा, ठीक है। दूसरा कहां, हॉरिजॉन्टल के बिल्कुल क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो मींस ये वाला यहाँ एक तो कंपोनेंट बेटा यहाँ लिया हमने, क्या होगा, एंगल बना हुआ है, तो ये कौन सा हुआ, एफ कोस थीटा। तो हमने ये फोर्स लगाया था भी, ठीक है। अब बात करो बेटा, एक कंपोनेंट यहाँ होगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये कितना होगा, एफ साइन थीटा हुआ भी, ये बना दिए भी हमने, ठीक है। अब देखो, तो बच्चे वर्क की डेफिनेशन में हम क्या पढ़ के आए थे कि वर्क डन किसी भी फोर्स के द्वारा होगा कि जब वो बॉडी को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो यहां ये देखो बेटा, एफ मैंने फोर्स लगाया था, वो एफ फोर्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करें, तो कौन से हिस्से की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस हिस्से की डायरेक्शन फोर्स, इस हिस्से की जो फोर्स थी, मतलब ये जो एफ कोस थीटा आपका फोर्स का कंपोनेंट था, इसी की डायरेक्शन में हमारी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है या फिर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं भाई, यहाँ पे तो ठीक है, मतलब इस तरफ बॉडी को खींच रहा है, ये टुकड़ा कर मैं बॉडी को ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, ये वाला टुकड़ा कर मैं बॉडी को कहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ खींच रहा हूँ, एफ कोस थीटा वहां खींच रहा है और एफ साइन थीटा कहाँ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। लेकिन मेरी बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है वो यहाँ नहीं हो रही, कहां हो रही, यहाँ हो रही है। तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं कर रहा भाई, क्योंकि यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है बच्चे, ओनली एफ कोस थीटा में। तो एफ फोर्स के द्वारा जो काम किया गया वो सिर्फ किसके द्वारा, एफ कोस थीटा जो कंपोनेंट था इसका, उसके द्वारा किया गया। तो बेटे फोर्स का फॉर्मूला आपने अभी भी पढ़ा था, क्या था, सॉरी वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स कितना, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा भाई। डिस्टेंस कितनी है बच्चे, वो एस ट्रेवल करिए इसने यहां तक, यहां में, ठीक है। तो एस लिख दिया, तो W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यदि निकालने जाओगे आप ऊपर वाले कंपोनेंट के लिए, तो वहां तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है ना यहाँ, तो वहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 लोगे, तो वर्क की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसीलिए मैंने ओरिजोनटल डायरेक्शन के ही कंपोनेंट को उठाया है, फोर्स वाले को, ठीक है। तो देखो बच्चे, कोस आता था तो आप हमेशा कोस तो कब यूज करते थे, जब क्या करते थे, किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की डॉट को आप जब ब्रेक करते थे तभी लिखते थे। तो इसका मतलब एफ एस कोस थीटा को एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बेटा यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, 2 वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल आया हमारे पास क्या, वर्क। 2 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट की गई तब आपका वर्क बन रहा है यहाँ पे। तो बेटा किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट होती है वो स्केलर ही तो होती है, तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है नहीं होती, तभी तो डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। तो इसका मतलब वर्क जो रिजल्ट आया इन दोनों की डॉट करने से वो क्या रहेगा, तुम्हारे पास एक स्केलर ही रहेगा, ये बचा स्केलर क्वांटिटी होगी। और कोई थीटा आपसे पूछे या थीटा क्या, आप बताओगे कि सर जो डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन थी और जो फोर्स की जो डायरेक्शन थी उनके बीच का एंगल लेते थे भाई हम हमेशा थीटा। तो ये हमेशा रिमेंबर रखेंगे बच्चों, ठीक है, हम आगे यूज करेंगे इस बात का। चलो भाई ये था बच्चे मेरा रियल वाला फॉर्मूला, ये रियल फॉर्मूला होगा बच्चे, अब इसका यूज करेंगे हम हर बार, ठीक है, क्लियर भाई। इसके बाद आता है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ, वर्क डन इन टर्म्स ऑफ rectangular component of force and displacement। चलो बच्चों, तो वर्क डन निकालना है अभी, ठीक है। चलो भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम सुनते ही समझ में आना चाहिए कि एक कंपोनेंट यहां होगा तो एक यहां, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दोनों कंपोनेंट्स होती तुम्हारे पास, ठीक है। उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नाम दिया था हमने यूनिट नंबर 2 के 2nd चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई इसका तोड़ना पड़ेगा अभी, किस किस को तोड़ना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी और फोर्स को भी। यहां देखो एक बार, जैसे मैंने क्या लिया बच्चे, ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लिया मैंने,
ये मान लो तुम्हारी एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है बच्चे, ये कौन सी है, जेड एक्सिस है। ये मेरा क्या है बच्चे, ओरिजिन है। ये क्या है, ओरिजिन है। तो मेरी स्टार्टिंग में बॉडी बच्चे कहाँ रखी हुई है, मान लो ओरिजिन पे रखी हुई है। यहाँ कहाँ रखी हुई है, ओरिजिन पे रखी हुई है। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर बच्चे फोर्स लगाया, मान लो यहाँ एफ फोर्स अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे। यहाँ कहीं है मेरी बॉडी, मैं 3 डायमेंशन में ले रहा हूं मैं, तो मैंने ऐसे फोर्स लगाया उसके ऊपर, चलो ये फोर्स एफ लगा दिया। तो बच्चे वो यहां से उठ के कहां आ गई है, मान लो यहां से उठ के फोर्स की डायरेक्शन में ही इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो मेरी बॉडी बेटा यहां आ चुकी है। मान लो या ओ पोजीशन पे थी, मान लो ओ पॉइंट पे थी, और यहां कहां पहुंची, मान लो ए पे पहुंच गई भाई, मान लीजिए ए पॉइंट पे पहुंच गई। ठीक है जी। तो डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल की मान लो कितनी है, एस डिस्प्लेसमेंट होगी भाई, कितनी होगी, एस डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, अब देखो तो एस डिस्प्लेसमेंट होगी, तो फोर्स को मैं यहाँ पे लिखना जा रहा हूं, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ इस ओरिजिन पे रखी बॉडी के ऊपर, तो फोर्स की ही डायरेक्शन में मेरी बॉडी डिस्प्लेस हुई थ्रू डिस्टेंस एस। तो मैं यहाँ पे वर्क निकालना चाह रहा हूं बजट, चलो निकाल लेती। तो बेटा फोर्स मैंने 3 डायमेंशन में लिया है, तो बेटा तीनों एक्सिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके मैं लिखना चाहूं मेरे फोर्स को, तो हम लिख सकते हैं किसी वेक्टर को एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। हमने सीखा हुआ है ये एफ जेड, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तो ऐसे लिखा जाएगा भी। ठीक है, 3 एक्सिस लिए तो तीनों के लॉन्ग आई एक्स के लॉन्ग आई कैप, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स का टुकड़ा जो रहेगा कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा होगा, एफ एक्स होगा। और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मेरे एफ फोर्स का जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एफ वाई रहेगा। और के कैप मींस जेड एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, एफ जेड रहेगा। इसी प्रकार मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट को ब्रेक कर दिया एस वेक्टर। ठीक है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुई बच्चे में, चलो ठीक है भाई डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसको तोड़ूं तो क्या तोड़ूं, डिस्टेंस है ना, तो ऐसे तोड़ दे भाई। याद करो पिछले वाली सॉरी सेकंड यूनिट में यहाँ पे आर होता था, आर पोजीशन वेक्टर था, डिस्टेंस थी जो भी बोल दो सेम एस के लिए कहानी लिख दी। तो बच्चे मैंने अभी सीखा क्या, वर्क का फॉर्मूला सीखा क्या, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर एस वेक्टर। सीखा नहीं सीखा, यही सीखा हमने। दोनों की वैल्यू पुट करो बच्चे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो क्या रहेगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये रहा भी तुम्हारे पास क्या, वर्क का फॉर्मूला। अब देखो सॉरी इनटू में डॉट में क्या रखोगे बच्चे, तुम्हारे पास एस की वैल्यू रखी है भाई, एस क्या है तुम्हारे पास, यहां लिख रहा हूं बच्चे इसको डॉट में, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये रहा भी, ये डॉट है बच्चे इनके दोनों के बीच में। अब इन दोनों की, इस वेक्टर की और इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो याद करो डॉट हमेशा बेटा आई आई कैप वाले की होगी, जे जे कैप वाले की, के कैप वाले की, क्योंकि आई की जे के साथ और के साथ डॉट तो जीरो थी, हम पढ़ चुके थे भाई तुम्हारे पास। चलो भाई ठीक है, इसका मतलब इसकी सिर्फ क्या होगी बेटा, सेम सेम वाले के साथ होगी। तो इसकी करोगे तो कितना आएगा, एफ एक्स इंटू एक्स आया, एफ एक्स इंटू एक्स आया। फिर इसकी किससे करोगे बच्चे, इस वाले की, इस वाले की इससे होगी, सेम सेम वाले से कर दो, दूसरे से हो जाएगी, लेकिन आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसी वे में क्या लिख दिया बेटा, इसकी इससे करोगे तो एफ जेड इंटू जेड मिलेगा। ये मेरे पास क्या आया, वर्क का फॉर्मूला आया। तो ये कौन सा वर्क है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस अलोंग द जेड एक्सिस, मेरा क्या आ चुका है, वर्क आ चुका है। तो बेटा मैंने क्या निकाल, कंपोनेंट की फॉर्म में निकाल दिया भी। तो वर्क का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लोग क्या होगा, एक्स एफ एक्स, वाई के लोग कौन सा कंपोनेंट होगा वर्क का, वाई एफ वाई, जेड के लोग जेड एफ जेड होगा। यहां तक बात समझ में आ रही। ये था बच्चे मेरे पास क्या, वर्क डन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद में आते हैं बच्चे हम नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। चलो नेचर ऑफ वर्क डन। तो बच्चे वर्क डन को बेसिकली क्या किया गया बेटा, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, यहां पे 1 2 3। सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिव वर्क डन। कौन सा भाई, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते कि पॉजिटिव वर्क तुम्हारे पास होता क्या है। देखो बच्चे, आपने
वर्क का फॉर्मूला क्या सुना आपने, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, यही सुना भाई, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, चलो भी यदि बच्चे थीटा की वैल्यू क्या हो तुम्हारे पास, जीरो हो, कितनी हो, जीरो, छोड़ो सॉरी भाई, नॉट अ जीरो, हाँ जीरो, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, जीरो हो, तो उस समय बच्चे वर्क की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ एस आएगी, जो क्या आएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव वर्क आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव वर्क। तो जब अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, तब जो वर्क डन होगा उस फोर्स के द्वारा वो कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो बेसिक सी बात है कि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डायरेक्शन कितना हो, 0 डिग्री हो, तब क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव वर्क होगा अभी। ठीक है, चलिए भी ये पॉजिटिव वर्क हुआ तुम्हारे पास, या कह सकते हो कि व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाई इन द सेम डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, या दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब एंगल कितने का होता है, 0 डिग्री का होता है, तब वर्क कौन सा होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। एग्जांपल के लिए मैं उठाना चाहूं, मान लीजिए जैसे हम किसी भी बॉडी के ऊपर मतलब ऐसे फोर्स लगाते हैं, ऐसे मैंने फोर्स लगाया, तो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब बॉडी कहां चली गई, मतलब उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया था। अब मान लो यहां लगाया मैंने फोर्स, इसके ऊपर फोर्स लगाया, मैं मतलब खींच रहा हूं बच्चे इसको, एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूं, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगी, मान लो यहां होगी, बॉडी यहां कहीं आ गई होगी, ये होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो भी हुई तुम्हारे पास और फोर्स जो भी लगा, दोनों के सेम डायरेक्शन में है, तो बेटा थीटा कितना बना, दोनों के बीच में 0 डिग्री बना। तो जब भी तुम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो और बॉडी उसी डायरेक्शन में खींची चली जाती है, देन वर्क सेट टू बी पॉजिटिव वर्क। ठीक है, चलो भाई इसके बाद और एग्जांपल में लेना चाहूं, स्प्रिंग ले लीजिए बच्चे, जैसे मान लो कोई भी स्प्रिंग है, मान लो यहां एक स्प्रिंग था, ऐसे ये स्प्रिंग था, मैं एक बच्चे ने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींच लिया, भाई खींच लो भाई कोई बात नहीं, खींच के बच्चे ने स्प्रिंग को ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया भाई, ये स्प्रिंग ऐसे हो गया। अब देखो क्या स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, पहले यहां तक का था भाई, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चे, तो मैंने फोर्स कहां लगाया था, इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स लगाया था मैंने, तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में हुई है, तो हियर वर्क सेट टू बी पॉजिटिव वर्क, तो यहां भी वर्क क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव वर्क ही होगा बच्चे। क्लियर है यहां तक, चलो भी ये बात हमें समझ में आती है। इसके बाद यदि तुम मान लो और कहानी हम लेना चाहें, कि जैसे मान लो कई बार आपने रस्से वाला गेम देखा होगा, 2 टीम होती है कि 10 उस टीम में, 10 उस टीम में, 10 वाले उधर खींचते हैं, 10 वाले उधर खींचते हैं, वैसे इसको बोलते हैं हम, जो भी खेल का नाम होता है तुम्हें याद रिमेंबर होगा। तो बेटा उस केस में जो विनिंग टीम होती है, तो वो क्या करती है, मतलब अपनी तरफ ही क्या करेगी, उस रस्सी को खींचेगी भी, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो फोर्स भी वो उसी डायरेक्शन में लगा रही थी जीतने वाली टीम, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ उसी डायरेक्शन में, तो वहां पे जो वर्क डन हुआ ना विनिंग टीम के द्वारा, ठीक है, वो कैसा वर्क डन होगा बच्चे, पॉजिटिव वर्क डन होगा यहाँ पे। ठीक है, बस डायरेक्शन रिमेंबर रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं बच्चे, दूसरा आता है बच्चे हमारे पास क्या, जीरो वर्क डन, क्या, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क। ठीक है, तो इस केस में बच्चे तो थीटा की वैल्यू रहेगी, वो कितनी रहेगी तुम्हारे पास, 90 डिग्री, या थीटा कितना था, 0 डिग्री। व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एट राइट एंगल, ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हो तुम्हारे पास, राइट एंगल के ऊपर हो, तब बच्चे जो वर्क हो वो क्या होगा, जीरो वर्क होगा, क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा भाई। जैसे एग्जाम मैं उठाना चाहूंगा, जैसे रख लो भाई, एफ एस कोस थीटा आएगा, अब थीटा की वैल्यू 90 रख के देखो भाई, एफ एस कोस 90, कोस 90 कितना होता है, 0 ही होता होगा, तो पूरी टर्म ही 0 होगी भी, तो वर्क क्या होगा बेटा, 0 हुआ। यहां तक बात समझ में आ रही है। जैसे गांव के अंदर मैं बात करूं, जैसे भैंसों के लिए पहले, अब तो नहीं है पहले, अब तो रेडी वगैरह बन चुके हैं हमारे पास, ठीक है, वहां से लाने लगे, तुम्हारे ट्रैक्टर वगैरह में लाने लग गई है, जो घास फूस की जो गठड़ियां होती है तुम्हारे पास, ठीक है, पहले जो लेडीज होती तुम्हारे पास वो क्या थी, अपने सर के ऊपर उनको रख के ऐसे जाती थी, ठीक है, या कोई मजदूर आपने काम करता हुआ देखा हो, तो वो क्या करता है, बहुत बड़ा तुम्हारे पास तसला जो होता है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसमें मिट्टी वगैरह या फिर कोई भी सीमेंट वगैरह डाल के अपने सिर पे रखता है और फिर ऐसे चलता है, ऐसे करता नहीं करता। तो उस समय बेटा जो तुम्हारे पास क्या था, जो भी ऐसा प्रश्न था उसके ऊपर मान लो यहाँ बार रखा हुआ था, यहाँ
यहाँ बार रखा हुआ था, ठीक है। तो वो जा कहाँ रहा था, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ होगी ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, वहां होगी। तो वर्क डन जो होगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा, फोर्स कहाँ लग रहा है, इस बार के द्वारा, इस वेट के द्वारा कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, यहाँ लग रहा होगा अभी। तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो दोनों के बीच में बेटा एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा। तो उस समय जो भी ये घास फूस की गठड़ी है या बेटा सूट केस रखा हुआ, कुछ भी सामान रखा हुआ सर के ऊपर, तो उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है मैन के ऊपर, तो वहां पे उसके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, वहां पे 0 आ रही है, क्योंकि एंगल 0 बन रहा है वहां पे भी, ठीक है, दोनों के बीच में, क्योंकि बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लाई परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है। अब ये दूसरा केस में मान लो, जैसे हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो याद कीजिए, मान लो यहाँ बॉडी का सेंटर हो गया, सॉरी सर्कुलर पाथ का सेंटर है, मान लो बॉडी यहाँ है, बॉडी जाना कहाँ जा रही है, वहां जाना चाह रही है, तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहाँ करेगी, इस तरफ करेगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो यहाँ देखो, तो बॉडी को एक फोर्स था जो कहाँ लेके जा रहा था, अंदर की तरफ लेके जा रहा था, हमने कहा था डायरेक्शन कहाँ होती है उसकी, टुवार्ड द सेंटर, क्या नाम था, सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स था अभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो बॉडी पे लग रहा होता है ना, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होती है, तो उस समय बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है बॉडी के ऊपर, वो कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट लाइक एक टेंजेंट की तरह काम कर रही है, नहीं कर रही है, यहाँ पे देखो जो मैंने दिखा रखी है। तो फोर्स कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो दोनों के बीच एंगल कितने का बना, 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस, ये रेडियस मान लो तुम्हारे पास, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री एक सर्कल के लिए। तो एंगल 90 हुआ, तो रखो भी, तो ये भी होगा। तो याद रखना, आप गोल गोल घूम रहे हो खंबे के चारों तरफ, तो उस समय आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके ऊपर जो काम कर रहा होगा वो कितना कर रहा होगा, 0 कर रहा होगा। वो यहाँ से बात आई है भाई, यहाँ तक कर, चलो भाई, ये था बेटा 0 वर्क डन के बारे में, एग्जाम्पल भी दिए मैंने आपको, ठीक है, 2 एग्जाम्पल दिए। तीसरे की बात करता हूं बेटा, क्या, नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क, तो यहां पे बच्चे थीटा जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री, कितना होगा, 180 डिग्री, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। कैसे है सिंपल सा, तो जब आपका अप्लाइड फोर्स और क्या डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन या एंटी पैरेलल, देन वर्क डन सेट टू बी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो बेटा थीटा 180 रहेगा, रख के देख लो, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 रखनी है, 180 रखी। अब कोस 180 जो होता है वो कितना होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1। तो वर्क की वैल्यू कितनी आई, -1 आई, तो नेगेटिव आया नहीं आया बच्चे, क्या वर्क आया, नेगेटिव। ऐसा कब होगा, जो वही मैंने बताया था रस्सी वाला आपको एग्जांपल दिया था। अब जो टीम हारी है वो फोर्स तो बेटा यहां लगा रही थी ना, खुद तो फोर्स यहां लगा रही थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां होगी, जीतने वाली टीम की तरफ होगी भी, तो डिस्प्लेसमेंट तो वहां आई, तो फोर्स यहां, डिस्प्लेसमेंट वहां थी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो बेटा एंगल कितने का बना, 180 डिग्री का बना। तो इसका मतलब विनिंग, सॉरी जो लूजिंग टीम थी, तुम्हारी लूजर वाली जो टीम थी, तो उसके द्वारा जो वर्क डन हुआ बच्चे, वो क्या हुआ, तुम्हारे पास नेगेटिव वर्क डन हुआ। और हम बात कर लेते हैं, मान लो जैसे मैं किसी भी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं, कर दी भाई, ठीक, ऊपर चली गई, तो बेटा बॉडी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम करता नहीं करता, अर्थ का भी करता है। तो नीचे फोर्स लगा रहा है कौन, अर्थ लगा रही है, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट कहां है, ऊपर की तरफ है। तो मेरे अर्थ के द्वारा, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा बॉडी के ऊपर, उसके द्वारा जो वर्क डन किया गया वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहां, ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहां, नीचे, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो वहां थीटा 180 बनेगा। तो बेटा वो भी किसका एग्जांपल हुआ, नेगेटिव वर्क डन का। हाँ, दूसरा तुम ये कह सकते हो कि सर, तो इसका मतलब, तो मतलब बॉडी जब नीचे आ रही होगी, मतलब यहां से नीचे छोड़ दो, तो उस समय तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ पॉजिटिव वर्क होगा भाई, पॉजिटिव ही होगा। बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते हैं ऐसी बॉडी को, ठीक है। तो फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडी जो होगी, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना होगा तुम्हारे पास बच्चे,
पॉजिटिव वर्क डन होगा, ठीक है। और वर्टिकली अपवर्ड कोई बॉडी थ्रोन की गई है, उसके ऊपर फोर्स के द्वारा, कौन से फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो काम होगा वो कैसा होगा तुम्हारे पास, नेगेटिव होगा। ये रिमेंबर रखें। ये था बच्चे हमारे पास क्या, नेचर ऑफ वर्क। तो 3 टाइप का हमने क्या सीखा, वर्क सीखा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमारा वर्क की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। इसके बाद बच्चे हम आते हैं तुम्हारे पास एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम रहेगा हमारे पास एनर्जी, ठीक है। एनर्जी देखो बच्चे क्या होती है एनर्जी। देखो बच्चे, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इसको बोलते हैं बच्चे हम एनर्जी। अब कोई भी बॉडी कितना वो काम कर सकती है। अब ये तो नहीं है कि जैसे हम ही लगा लो भाई, मनुष्य हैं, प्राणी हैं, तो हमें कोई बोल दे भी कर लो भाई लगातार ना 10 घंटे काम करना, कोई रेस्ट नहीं करना, कुछ खाना पीना नहीं, तो हम नहीं कर पाएंगे भाई। तो हमारे अंदर क्या होगी, एक कैपेसिटी होगी उस काम को करने की, मतलब टाइम फिक्स होगा भी, अब 2 आवर तक काम कर सकते हैं, उसके बाद हमें खाना पीना चाहिए भी। यदि मान लो हम लंबे समय तक काम करेंगे, ठीक है, हम जल्दी टायर्ड होंगे, और टायर्ड से हमारी बॉडी के अंदर और भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो फिर लॉन्ग टाइम तक काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए भी, ठीक है। और एनर्जी किस बात को शो करे तुम्हारे पास, कि कितना वो काम कर पाएगा, ठीक है। तो काम करने की जो कैपेसिटी होगी किसी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एनर्जी भी। उसके अंदर उतनी एनर्जी थी। कहते हैं भाई वैसे कोई भी थोड़ा सा काम किया, कहे मैं थक गया भी, तो कहते तेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है भाई, नहीं थी तेरे अंदर। तो बेटा एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन किया गया कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क की फॉर्म में। और बेटे जो एनर्जी तुम्हारे पास बहुत टाइप की होती है तुम्हारे पास, मैं बात करूं भाई सिंपली, पहले मैं एसआई यूनिट की बात करता हूं एनर्जी की। तो बच्चे एसआई जो यूनिट रहेगी एनर्जी की, वो क्या रहेगी तुम्हारे पास, जूल रहेगी। क्या रहेगी, जूल रहेगी, जो वर्क की यूनिट थी। और सीजीएस जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, अर्ग रहेगी। मतलब यूनिट एसआई हो, सीजीएस हो, या डायमेंशनल फॉर्मूला हो, वो वही रहेगा जो किसका था तुम्हारे पास, वर्क का था। तो वर्क का और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम, और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी सेम। और वर्क क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। इसी प्रकार एनर्जी भी क्या रहेगी, एक स्केलर क्वांटिटी रहेगी। क्लियर है। इसके बाद देखो बड़े डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अलग अलग प्रकार की एनर्जी, जैसे मैं बात करूं तुम्हारे पास लाइट एनर्जी बोल दो, अभी भी आप लाइट में पढ़ रहे होंगे, लाइट एनर्जी, या बच्चे हीट एनर्जी बोल सकते हो, या आपने नाम सुना होगा कभी केमिकल एनर्जी। तो बहुत सारी फॉर्म है हमारे पास एनर्जी की, बहुत सारी अवस्थाएं हैं। मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, मैकेनिकल एनर्जी बोल दो बच्चे, और न्यूक्लियर एनर्जी बोल दो, साउंड एनर्जी बोल दो भाई, ढेर सारी होगी भाई, बस करो भाई, और नहीं लिख सकते हम, ठीक है, कितने भी लिख लो भाई, बहुत सारी होंगी। तो लाइट एनर्जी, हीट, केमिकल, मैकेनिकल, ठीक है, न्यूक्लियर, साउंड, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी होगी। तो बेटा अलग अलग फॉर्म है तुम्हारे पास, बहुत सारी फॉर्म है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। जैसे सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है वो लाइट की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, जो एनर्जी जो आ रही है वो लाइट की फॉर्म में आ रही है, तो लाइट एनर्जी होगी। मैं बोल रहा हूं तो मेरी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो रही है किसकी फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, तो साउंड एनर्जी में दे रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही मान लो क्या करते हैं, हम अपने हाथों को यहाँ रगड़ते हैं, ठीक है, तो उस समय तुम्हारे पास मूवमेंट भी हो रही है, नहीं हो रही, मूवमेंट हो रही है हाथों की, तो मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनके पास। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, हाथ गर्म हुआ तो हीट एनर्जी में जा रही है। तो बहुत सारी एनर्जी, लेकिन इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस जो करेंगे बच्चे, वो क्या करेंगे, ओनली सिर्फ वन पार्ट एनर्जी का, वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। क्या रहेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए आइए मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो बच्चे, तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा क्या, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी प्लस में उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। ये रहेगा बच्चे तुम्हारे पास मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब देखो
तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमने पढ़ ली। अब बेटा वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? चलिए बच्चे काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास वो एनर्जी होती है जो उसकी मोशन के कारण हो, ठीक है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी मूव कर रही होगी उसी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठहरी हुई रुकी हुई बॉडी के पास कभी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी ड्यू टू मोशन। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा। भाई क्या नहीं कर रहा? मूव नहीं कर रहा। मेरे पास कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, स्पीड नहीं है कोई। तो मास तो जरूर है लेकिन स्पीड और वेलोसिटी नहीं है, मोशन में नहीं हूं। तो इसका मतलब मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? तुम्हारे पास बच्चे 0 होगी। डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा यूनिट और नेचर क्या रहेगा? स्केलर वेक्टर सेम रहेगा एज दैट ऑफ एनर्जी और वर्क, ठीक है, सेम का। जितनी भी फॉर्म की एनर्जी हो सबकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी बच्चे? सेम रहेगी। सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा और सब नेचर जो रहेगा स्केलर वेक्टर वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। रिमेंबर रखेंगे ये, ठीक है, हर बार नहीं बताएंगे हम आपको। तो चलो बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल दो भाई, एग्जांपल दो भी। कहां का वैन? अबे जितने भी व्हीकल से मोशन में है सब क्या प्रोसेस कर रहे हैं? तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस कर रहे हैं। फ्लोइंग वाटर है तुम्हारे पास, ठीक है, बहता हुआ पानी है, उसके पास भी कैसी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी तुम्हारे पास। या कोई बॉडी मान लो ऊपर से नीचे गिरे, नीचे से ऊपर गिरे, उसके पास भी कैसी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी वहां पे। क्लियर है यहां तक? चलो भाई, तो ये थे बच्चे। या मान लो तुम क्या करो, किसी के ऊपर हैमर ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ये चीज में लगा रहे हो, तो मूविंग जो हैमर होगा कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मोशन में है ना, अरे मोशन के कारण जो एनर्जी होगी वही तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मर करके बस कौन सी एनर्जी है? अबे काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर। अब कौन सी? अब नहीं है सर काइनेटिक, अब नहीं पता, इतना नहीं बताया आपने। आपने ये बताया कि मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो 0 है तुम्हारे पास। चलो भाई ठीक है। तो बच्चे देखो, इसके बाद हम आते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा बच्चों? देखो, तो देखिए सिंपल वे में डिराइव करते हैं इसको। मान लो बच्चे यहां एक बॉडी रखी हुई थी, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर। क्लियर? ओके सर, रखी हुई थी, ठीक है बच्चे। इसके बाद देखो, तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में जो मेरी बॉडी थी ना बच्चे वो कहां थी? रेस्ट पे थी। कहां थी? रेस्ट पे थी। तो u इज इक्वल टू क्या बना दिया मैंने? 0 बना दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने बाहर से क्या लगाया बच्चे? फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। चलो भाई फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से बच्चे मेरी जो बॉडी थी ना वो यहां से यहां आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो बॉडी की वो कहां हुई? इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो यहां से तो सर दोनों के बीच में एंगल जो था 0 हुआ, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। यही का रिमेंबर रखेंगे भाई। एस डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे? 0 होगी जी। ओ सॉरी, नॉट डिस्प्लेसमेंट 0, एंगल 0 होगा भी दोनों के बीच का। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी बच्चे तुम्हारे पास यहाँ, ठीक है। यहाँ बी पॉइंट पे पहुंच गई। स्टार्टिंग में कहा थी? रेस्ट पे थी। अबे मूव की होगी, मूव की। मान लो v वेलोसिटी पे, v वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ? v वेलोसिटी के साथ। तो बेटा पहले वेलोसिटी 0 थी, अब v होगी, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन तो आई है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। तो मैंने कहा भी एक्सेलरेशन a आई। कितनी आई? a आई। मेरी बॉडी का मास बच्चे मान लो कितना है? m है। कितना है? m है, ठीक है। मान लो यहाँ पहुंच गई एक बार, ये मान लो। चलो, तो यहां से देखो बेटा, तो मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये मैंने अप्लाई किया। तो v स्क्वायर ये हुआ तुम्हारे पास, ठीक है, माइनस में 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या लेके चले हम? 0। स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, चलो 0 हुआ, इज इक्वल टू 2as।
टू ए एस। एस की वैल्यू निकालो बच्चे, यहां से कितनी हुई, एस इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइड बाय टू ए, वी स्केयर डिवाइड बाय टू ए। ये मेरे पास क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है बच्चे, वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। इसके बाद में अब बच्चे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू फाइंड। तो देखो बच्चे क्या रहेगा तुम्हारे पास, अब मेरे को यहाँ वर्क डन निकालना है। मैंने जो एफ फोर्स लगाया था ना, ये वाला एफ फोर्स लगाया, इसके द्वारा मेरी बॉडी पे कितना वर्क हुआ है, वो वर्क डन, और किस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो कितना होगा बेटे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले फोर्स दिखाते हैं यहाँ से, चलो भाई, चलो पहले फोर्स निकालना, तो फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन रहती है बच्चे। तो यहां से आप ऐसे करो, पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी तुम्हारे पास, a इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइड बाय 2s, ये रहेगी ना। तो ये वैल्यू यहां पुट करना, तो f इज इक्वल टू m इंटू में वी स्केयर डिवाइड बाय 2s, ये बना, ठीक है, ये बना। अब यहां रखो बच्चों, तो वर्क जो रहेगा तुम्हारे पास क्या रहेगा, फोर्स की वैल्यू रखो, यहां पे क्या निकाली, m मल्टीप्लाई वी स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, और बच्चे इनटू में डिस्प्लेसमेंट और है, तो s से s तो कटा भाई, तो w इज इक्वल टू कितना आया, 1/2 mv²। तो मैंने जो वर्क लगा के बॉडी को मूव करवाया, ठीक है, तो उसी मैंने जो फोर्स लगा के बॉडी को मूव करवाया, तो उस फोर्स ने मेरी बॉडी को कहां ला दिया, काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन में ला दिया भाई। तो मेरा जो वर्क था मेरी बॉडी के अंदर बेटा कहां चला गया, वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया, ठीक है। तो बेटा वो जो वर्क है, तो यही तुम्हारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², ये बना भी मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या है, यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर, नॉट अ वेलोसिटी, ठीक है। तुम्हें पता है v एक वेक्टर क्वांटिटी, स्केल वेक्टर क्वांटिटी है, तो v की 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, v स्केयर बनेगा, ओनली क्या स्केलर बनेगी वो तुम्हारे पास। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी हुई है v स्केयर, और m भी क्या स्केलर है तुम्हारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, स्केलर ही होगी। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की, नंबर 1 उसके मास पे, नंबर 2 बॉडी की स्पीड के ऊपर। तो कोई बॉडी मूव नहीं कर रही तो हम कहोगे सर स्पीड 0 है, स्पीड 0 है, तो बच्चे यहाँ पे 0 पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी आएगी तुम्हारे पास, 0 ही आएगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था बच्चे क्या, काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसके बाद हमारा आता है तुम्हारे पास क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके बाद आती है बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा बेटा, वो इज इक्वल टू होगा उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के। अब मान लो जैसे हमने क्या किया, यहां बॉडी मान लो पहले से मूव कर रही थी बच्चे, कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर मान लो फोर्स लगा दिया बच्चे, तो फोर्स लगा के बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो v होगी, कितनी होगी, v होगी। तो इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, इनिशियल में, इनिशियल बॉडी का मास m था और वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, u के साथ वो मूव कर रही, चलो मूव कर रही थी। तो मैंने क्या किया, आफ्टर अप्लाइंग एफ फोर्स, तो मैंने इतना जब उसके ऊपर फोर्स लगाया, इतना फोर्स लगाने से उसकी डिस्प्लेसमेंट मान लो तुम्हारे पास कितनी होगी, एस होगी, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, v हो गई, कितनी हो गई, v होगी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स f, ठीक है। तो v वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो चेंज आया तो कोई ना कोई वहां पे क्या रही होगी बच्चे, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी रही होगी, वो मैंने a मान ली, क्या मान ली मैंने, a मान ली, चलो ठीक है। तो अब क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम, इस फोर्स के द्वारा जो बॉडी पे जो वर्क डन हुआ है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बॉडी कितनी होगी, मतलब इस इनिशियल पोजीशन पे तुम कहोगे सर यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की, इनिशियल कंडीशन में बात कर रहा हूँ, मतलब आई की बात कर दी मैंने, तो वो होगी 1/2 mu² होगी, नहीं भाई 1/2
एम यू स्क्वायर। तो यहां जब मैंने फोर्स लगाया तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहां फाइनल की बात कर लेता हूं चलो, यहां कितनी होगी 1/2 mv² होगी ना, 1/2 mv²। ठीक है, तो वर्क जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसको प्रूफ करेंगे बच्चे। अब आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो प्रूफ के अंदर मैं यहां पे बात करूं तुम्हारे पास, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये इक्वेशन लगाई मैंने, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। मेरी बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हो रही है भाई। ठीक है, ये मैं लेके चला। तो यहां से बच्चे तुम्हारे पास क्या होगा, मैंने निकाली यहां से किसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, वी स्केयर माइनस यू स्केयर 2s। ठीक, इसके बाद देखो तो वर्क डन जो होगा बच्चे वो कितना रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अबे कोस थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा, लेकिन थीटा 0 तो मैंने लिखा नहीं। पिछले वाले में भी कोस थीटा आएगा, मैंने कहा था ना इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुई है, बॉडी उसी डायरेक्शन में गई है, तो थीटा तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया ना वहां पे। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे नहीं लिखी वाटर। इसके बाद में रखो बच्चे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं आप हम। तो वर्क इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन रख लो भाई, इंटू में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, तो बॉडी के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ यहाँ पे घुसा, उसने कहा F इज इक्वल टू एम ए, मैंने वैल्यू पुट कर दी भाई चुपचाप। ठीक, तो यहां से बच्चे क्या हुआ, मास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय में 2s और मल्टीप्लाई में s पहले ही पड़ा, s से s काट दो, s से s काट दिया। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो वर्क आता है कितना, देखो 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 m, इसको और अंदर ले जाओ कितना हुआ, 1/2 mvu² हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो बॉडी की ये क्या है, m 1/2 mv²। अभी ये वाली नहीं है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाले क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो ये है, वो किसके इक्वल आई, अप्लाइड फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया। अभी यही बोल रही थी ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, और मैंने इस बात को क्या कर दिया यहाँ पे, प्रूफ भी कर दिया। तो ये थी बच्चे मेरी क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में क्या करते हैं हम, डिस्कशन। ठीक है, तो देखो बच्चे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, मींस इससे कुछ कंक्लूजन निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो क्या हुआ, W इज इक्वल टू 1/2 mu² नो v² माइनस 1/2 mu²। ये आया तुम्हारे पास। ठीक है, अब डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला डिस्कशन तुम्हारे पास क्या रहेगा बच्चे, देखो सबसे पहला, यदि मान लो मेरी जो बॉडी है ना या ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है बच्चे, मूव तो कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड के साथ। किसके साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। मींस जो स्टार्टिंग में स्पीड थी वही स्पीड क्या होगी उसकी बाद में होगी। ऐसा कब होता है, मैंने कहा था जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यदि मूव कर रही हो ना, वही डेली लाइफ में हम करवा सकते हैं लेकिन हर बार नहीं। ठीक है, तो यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर यूनिफॉर्म मोशन में, तब उसकी स्पीड क्या रहेगी तुम्हारे पास, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उस समय बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम W निकाल के देखो कितना आएगा, 0 आएगा, नहीं आएगा, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होने वाली नहीं है। तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। वो यही बात कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा, तो वर्क डन ऑन द बॉडी, ठीक है,
जो मूव कर रही हुई कहां सर्कुलर मोशन में, तो कितना होगा वहां पे 0 वर्क डन होगा भी उसके ऊपर। ये था मेरा पहला डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे डिस्कशन में बात करते हैं बेटा। मान लो वर्क डन की वैल्यू बच्चे क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब बॉडी की स्पीड बच्चे क्या हो रही हो तुम्हारे पास, डिक्रीज हो रही हो। क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। बॉडी की स्पीड क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। मीन्स यू बड़ा हो और वी क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब यही हुआ ना, तभी तो बोलेंगे डिक्रीज हो रही है सर, कि ये बड़ा था उसके बाद में ये क्या हुआ, छोटा हो गया। तो बेटा रखना उस फॉर्मूले के अंदर, तो यू तुम रखोगे, मास तो बॉडी का सेम ही रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। तो यू की वैल्यू यहां रखोगे, ये वाली टर्म क्या आएगी तुम्हारे पास, ये बड़ा तो ये बड़ी आएगी तुम्हारे पास, ये क्या आएगी टर्म, छोटी आएगी भाई, क्योंकि वी छोटा है। तो दोनों छोटे में से बड़े वाला घटाओगे तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। एग्जांपल में दे लूं, विकास भी डिक्रीज होती है। अबे बॉडी को यहां से ऊपर की तरफ फेंक दो, ठीक है, जाएगी 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 जाएगी, धीरे धीरे स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो डिक्रीज हुई ना, और वर्क डन कितना हुआ, नेगेटिव हुआ। वर्क डन कितना होगा वहां पे, नेगेटिव हो। ये बात हमने पढ़ी भी थी नेगेटिव वर्क डन के केस में, ठीक है, वहां से लगा लो। और वर्क डन थ्योरम के अकॉर्डिंग भी ऐसा हुआ तुम्हारे पास। थर्ड डिस्कशन में बात करूं तुम्हारे पास बच्चे, वर्क की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी जब बॉडी की स्पीड क्या हो रही है तुम्हारे पास, इंक्रीज हो रही हो। क्या हो रही हो, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब यू छोटा होगा और वी क्या होगा, ज्यादा। तो टाइम के साथ साथ बॉडी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है। तो पहले यू थी वो कम थी, बाद में वी हो गई वो ज्यादा होगी, तभी तो बोलेंगे स्पीड इंक्रीज हुई है। तो देख लो भाई सेम वे पुट करके, ज्यादा वी ज्यादा बड़ा तो टर्म बड़ी आएगी, यू कम तो ये कम आएगी टर्म। तो ज्यादा में से कम घटाओगे पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी। तो वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। अब कोई एग्जांपल दो सर, अबे नीचे बॉडी को ऐसे कर दो तुम्हारे पास, ठीक, तो वो एग्जांपल भी हो जाएगा। एग्जांपल खुद देख लेंगे भी अपने आप, ठीक है। तो ये था बच्चे क्या, डिस्कशन के बारे में, वर्क एनर्जी थ्योरम की डिस्कशन थी तुम्हारे पास, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी टर्म के बारे में बात करना चाहूंगा तुम्हारे पास। जो बॉडी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बच्चे, 1/2 mv², यही होती है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया ई से, E इज इक्वल टू 1/2 mv², ये लिख दिया। चलो अब इसमें क्या किया मैंने, देखो 1/2 m से ही डिवाइड कर दिया और m से ही बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरी इस इक्वेशन के ऊपर। सेम m से m कट के सेम रिलेशन बनेगी ना। तो यहां देखो क्या हुआ, 1/2, नीचे m है ही, नीचे क्या बना, ऊपर क्या बना, m² v²। तो बच्चे आपने पढ़ रखा है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, पढ़ा हुआ है। तो mv इज इक्वल टू p। तो यहां पे 1/2 mv दोनों का स्केयर लिख सकते हैं ना, लिख दिया। तो e की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारे पास, 1/2 mv, p रख दो, p² डिवाइड बाय में m। तो ये बच्चे क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये रहेगा और इसका हम यूज करेंगे, ठीक है, बहुत बार 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी यूज होता है। क्वेश्चन किसने ये बुझ लिया कि तुम्हारे पास 2 बॉडीज है, एक हैवी है एक लाइट है, सेम मोमेंटम है। क्या सेम मोमेंटम है, मूव कर रही है, बताओ किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, बताओगे किसकी ज्यादा होगी। सिर्फ उसने बहुत बताया कि मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का सेम है, एक भारी बॉडी और एक हल्की बॉडी है, ठीक है। तो भारी वाले का मास ज्यादा होगा, हल्की वाले का मास क्या होगा, कम होगा ना। इसका मतलब यहां से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के नहीं है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपका जो लाइट वाली जो बॉडी थी ना, हल्की जो बॉडी थी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हैवी बॉडी। भाई ये बता सकते हो। चलो अभी ये बात आपने बता दी, ठीक है। तो यहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये था हमारे पास हमारा टॉपिक। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ।